हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे चैप्टर जिसका नाम है भोली और यह है चैप्टर 9 फॉर क्लास 10th। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर के बारे में। हमें थोड़ा सा पहले पता चलेगा कि चैप्टर में एक्चुअली है क्या। तो इसमें बताते हैं कि जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है जिनका नाम है भोली, वो बचपन से ही बहुत नेग्लेक्टेड है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब एज आई टोल्ड यू बिफोर कि प्रोटैगनिस्ट होता है मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो नेग्लेक्टेड का मतलब होता है कि बिल्कुल उनको अनदेखा कर लेना, मतलब उनको अटेंशन ना देना। वाई डिड अ टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर? कि अब क्वेश्चन ये है कि उनके घर वाले तो उनको ऐसे अटेंशन देते नहीं थे, तो जो हमारी टीचर है, उनकी स्कूल की टीचर है, वो उनमें स्पेशल इंटरेस्ट क्यों दिखाती थी कि वो अलग से उनको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती थी कि ये बच्ची बहुत कुछ करेगी लाइफ में। और फिर उनके टुवर्ड्स उनका थोड़ा सा एक स्वीट स्पॉट था दिल में। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस? तो क्या वो जो भोली है, हमारी स्टूडेंट जो है, मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी हो पाई क्या? मतलब एक्सपेक्टेशंस होती है उम्मीदें। तो हमें देखना है, हमें रीड करना, फाइंड आउट करना है व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल। तो हमें ये चीजें देखनी है कि भोली के फादर जो है हमेशा इतने वरीड क्यों रहते हैं भोली को लेके, और कौन से ऐसे अनयूजुअल रीजन की वजह से भोली को स्कूल भेजा गया। तो her name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her Bholi, the simpleton. तो हमेशा से उनका नाम भोली ऐसे करके बुलाया जाता था उन्हें, पर उनका असली नाम था सुलेखा। बचपन से ही सारे उन्हें भोली बुलाया करते थे, द सिंपलटन। सिंपलटन सिंपलटन मतलब वो होता है कि बहुत ही सिंपल, सीधी सादी सी बच्ची होना। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। तो वो चौथी डॉटर थी, मतलब बेटी थी नंबरदार रामलाल की। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps had damaged some part of her brain. तो जब वो 10 मंथ्स की थी तो वो ऐसे सर के बल गिर गई थी। कॉट मतलब उनका जो एक बेड होता है छोटा सा बच्चों वाला, जो दरी होती है, उस पे से उनका पता नहीं वो गिर गई थी उसमें से। तो फिर फाइनली ये हुआ कि उनके जो, शायद लिखा गया परहैप्स मतलब हो सकता है कि उनका सर थोड़ा सा ब्रेन मतलब डैमेज हो गया क्योंकि उनके सर पे लगी थी। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन। तो इसी वजह से ऐसा हुआ कि उनको ऐसे बैकवर्ड चाइल्ड माना गया, मतलब कि वो सारे बाकी बच्चों की तरह नहीं है, उनसे थोड़ी सी कम है, ऐसे लेके उनका पर्सपेक्टिव बन गया था सभी को कि वो कुछ इस तरह से होंगी, मतलब परसेप्शन उनका सबका ऐसे हो गया था। तो इस वजह से उनको भोली बुलाया जाता था, द सिंपलटन, कि बहुत ही भोली सी बच्ची है, बहुत ही सिंपल सी बच्ची है। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। तो जब वो बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, जैसे उनका जन्म हुआ था, तो बहुत ही फेयर थी, सुंदर थी। और फेयर मतलब गोरा होना, और प्रिटी मतलब सुंदर होना। बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। पर फिर जो जैसे ही वो 2 साल की हुई तो उनको स्मॉल पॉक्स हो गए। तो उसमें दाने हो जाते हैं फेस पे। ओनली द आईज वर सेव्ड। सिर्फ आंखों पे दाने नहीं हुए, बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। तो बाकी पूरी बॉडी पे उनकी बहुत ज्यादा ब्लैक पॉक मार्क्स हो गए, मतलब ऐसे छोटे छोटे धब्बे हो गए। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. When at last she learned to speak, she stammered. तो जो लिटिल सुलेखा थी, हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो बचपन में 5 साल की जब थी तब तक वो बोल ही नहीं पाती थी। और जब उन्होंने फाइनली याद करा, मतलब सीखा कि बोलते कैसे, तो फिर वो स्टैमर करती थी, मतलब अटकती थी बोलते बोलते। द अदर चिल्ड्रन ऑफ्टन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। तो बाकी सारे बच्चे हमेशा उनका मजाक उड़ाते थे। मिमिक करना मतलब उनको ऐसे, जो जिस तरह से वो बात करते हैं उसी तरह से वो बात करते थे और ऐसे उनका मजाक उड़ाते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। इसी वजह से वो बहुत कम बात करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 sons, 4 daughters एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली। तो जो हमारे प्रोटैगनिस्ट के फादर हैं जिनका नाम है रामलाल, उनके 7 बच्चे थे। इसमें 4 तो डॉटर्स थी और 3 बेटे थे। द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। तो भोली जो थी वो सबसे छोटी थी उन सब में से। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड। तो बहुत ही अच्छा चल रहा था उनका, फार्मर्स वाला हाउस होल्ड था कि मतलब सारे के सारे उनके घर में फार्मर्स थे। प्रॉस्परस मतलब कि बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली कुछ होना। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। तो उनके पास हमेशा खाने पीने को हमेशा इनफ होता था, मतलब बहुत होता था, इनफ से भी ज्यादा होता था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो जितने भी उनके बच्चे थे वो सबके सब बहुत ही हेल्दी थे और बहुत स्ट्रॉन्ग थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। तो जो जितने भी उनके लड़के थे उन सबको स्कूल्स भेजा जाता था, और उसके बाद जब वो बड़े हो गए तो उनको कॉलेज भी भेजा गया। ऑफ द डॉटर्स, तो लड़कियों में मतलब उनके जो बच्चे हैं उनमें लड़कियों जो थी उसमें राधा थी सबसे बड़ी वाली बेटी, हैड बिन ऑलरेडी मैरिड। तो उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी जिनका नाम था राधा, उनकी ऑलरेडी शादी हो गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगला इज मैरिड
had also been settled, और उनकी जो सेकंड डॉटर थी उसकी भी शादी तय हो गई थी. एंड व्हेन दैट वाज डन, तो अब फिर वो जब हो जाता उसके बाद रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, चंपा. तो जब सेकंड बेटी की शादी भी हो जाती तो उसके बाद फिर वो तीसरी बेटी की शादी करने की सोचते, चंपा की. दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम. तो फिर वो बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां थी, तो उनके लिए एक एलिजिबल लड़का ढूंढना मतलब आसान था बहुत ही, कोई डिफिकल्टी की बात नहीं थी. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली. पर जो उनके फादर थे रामलाल, वो भोली को लेके बहुत चिंतित रहते थे. शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. तो वो हमेशा मतलब सोचते थे कि ना तो उसके पास गुड लुक्स है, ना तो वो सुंदर है, ना तो वो इंटेलिजेंट है. तो हम ये फोटो देख सकते हैं. भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड. तो भोली तब सिर्फ 7 साल की थी जब मंगला की शादी होती है, उनकी एक बहन मंगला की शादी हो जाती है. द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन दर विलेज. उसी साल जिस दिन मंगला की शादी हुई उसी साल प्राइमरी स्कूल खुला गया लड़कियों के लिए विलेज में. द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. तो एक तहसीलदार साहिब थे, वो ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए वहां पे परफॉर्म करने. ही सेड टू रामलाल, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज. तो फिर वो उनको आके बोलते हैं कि रेवेन्यू ऑफिशियल हो आप यहाँ के, इसीलिए आपको एक तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो हमारी गवर्नमेंट को इस विलेज में. वो बोलते कि आप हमारे बेसिकली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हो इन अ वे कि आप इसके लिए आवाज़ उठाएंगे. आपको जिस तरह से आपका रहन सहन होगा वो बाकी लोग भी आपको इसी तरह से देखेंगे, जज करेंगे. एंड सो मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स. तो इसी वजह से आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि इस तरह से लोगों को जाना चाहिए स्कूल. यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल. तो वो कहते हैं कि आपको अपनी बेटी को भेजना पड़ेगा स्कूल ताकि बाकी लोग भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजें. दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम. तो वो रात को रामलाल जाते हैं अपनी वाइफ से बात करते हैं और फिर वो रोने लग जाती है. वो बोलती कि तुम पागल हो गए हो क्या? अगर लड़कियां स्कूल जाने लगेंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार. पर जो रामलाल थे उनके पास ये करेज ही नहीं था कि वो तहसीलदार को ना माने. एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू. तो फिर लास्ट में ना उनकी वाइफ बोलती कि मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है. सेंड भोली टू स्कूल एज इट इज, देर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड. तो फिर वो बोलती कि चलो ठीक है, तुम भोली को स्कूल भेज दो क्योंकि वैसे भी बहुत कम चांसेस है कि उसकी शादी होगी. विद अ अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर. तो वो बोलती कि उसका फेस भी अच्छा नहीं है और फिर उसके पास नॉलेज भी नहीं है, इंटेलिजेंस भी नहीं है, तो फिर उसकी टीचर उसके बारे में चिंता करेगी, हम उसको स्कूल भेज देते हैं. फिर हमें आगे रीड और करना है, फाइंड आउट कि डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम. तो हमें ये देखना है कि भोली का पहला दिन कैसा जाता है और उनकी जो टीचर है वो उनको कैसे ट्रीट करती है. द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल. तो फिर अगले दिन रामलाल जो है वो भोली का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा. तो भोली बहुत ज्यादा डर गई. शी वॉज फ्राइटेंड. शी डिड नॉट, अभी हम आगे देखेंगे भोली स्कूल जा रही है. शी डिड नॉट नो व्हाट स्कूल वॉज लाइक. तो भोली को पता नहीं था कि स्कूल होता क्या है, कैसा होता है. शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो दैट ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड. तो उसको हमेशा दिमाग में ये बात खा रही थी कि उनका जो ओल्ड एक काउ था, लक्ष्मी नाम था उसका, उसको बाहर निकाल के उसको सेल कर दिया गया था, मतलब बेच दिया गया था. नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप. तो वो चिल्लाती है, काफी मना करती है कि नहीं जाना, मुझे नहीं जाना. तो चिल्लाती है टेरर में, मतलब बहुत ही ज्यादा डर के मारे, और फिर अपना हाथ छुड़वाती है अपने फादर के हाथ से, उनके पकड़ से. ग्रिप का मतलब होता है पकड़ना. तो पकड़ से अपना हाथ छुड़वाती है. फिर व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल. तो रामलाल ऐसे गाली देते हुए ऐसे बहुत ही गंदी तरह से उनको ऐसे बोलते कि तुम ऐसे, तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, यू फूल. उनको वैसे पागल बोलते हैं, बच्ची को, छोटी सी बच्ची को ऐसे पागल बोल दिया उन्होंने. आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल. तो वो बोलते कि भाई मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ. देन शी टोल्ड हिज वाइफ, और फिर देन ही टोल्ड हिज वाइफ कि वो अपने वाइफ को बताते हैं कि लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर. तो उस दिन वो डिसाइड करते हैं कि आज इस लड़की को थोड़े अच्छे कपड़े बनाएंगे ताकि टीचर और फिर बाकी स्कूल गर्ल्स हमारे फैमिली के बारे में बुरा नहीं बोले. न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बिन मेड फॉर भोली. भोली को कभी भी नए कपड़े नहीं मिलते थे. द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर. तो उसके बड़ी बहन के जितने भी कपड़े होते थे वही सब उसको पास कर दिए जाते थे. नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश अ क्लोथ्स. और किसी को भी ऐसे चिंता नहीं रहती थी कि कोई इसके कपड़े धोएंगे या फिर मेंड करेंगे अगर कहीं से फट गए हो तो. मेंड करना मतलब वापस सिल देना. बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स.
और फिर बट आज के दिन वो बहुत लकी थी क्योंकि उसको आज एक क्लीन ड्रेस मिली जो काफ़ी श्रिंक हो गई थी क्योंकि वो काफ़ी बार धुली थी, एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। और चंपा को वो ड्रेस अब आती नहीं थी। शी वॉज इवन bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair। और आज के दिन उसको इवन नहलाया गया और उसके बाद ऑयल भी लगाया गया उसके बालों पे बिल्कुल ड्राई और मैटेड हेयर में। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर दैन हर होम। तो फाइनली तब उसको ऐसे धीरे धीरे बिलीव होने लगा कि अब उसको ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जो उसके घर से थोड़ा बेटर है। मैटेड हेयर होता है मतलब बहुत सारे बाल बस एक जगह ऐसे कलेक्ट करके ऐसे चिपका के रख देना, मतलब बहुत ही गुच्छे बने हुए हो जैसे। When they reached the school, the children were already in their classroom। तो वो जैसे स्कूल पहुंचते तो सारे बच्चे ऑलरेडी क्लासरूम्स में बैठे होते हैं। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। तो वो अपनी बेटी को ऐसे हेड मिस्ट्रेस को बोल देते कि ठीक है ले जाओ। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन ईयर्स। तो फिर वो छोटी सी बच्ची होती है, वो ऐसे अकेले छोड़ दिया जाता है उसको, तो फिर वो छोटी सी पुअर सी बच्ची ऐसे उसको ऐसे डर की आंखों से देखती है, बिल्कुल डर से भरी हुई आंखें। लेडन मतलब उस चीज से भरा हुआ। There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats। और फिर बहुत सारे रूम्स हुआ करते थे और फिर हर रूम में बहुत सारी लड़कियां होती थी जिनको स्क्वाट कराया जाता था, मतलब नीचे जमीन पे बिठाया जाता था मैट्स पे। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। तो उनको बुक्स पढ़वाई जाती थी और स्लेट्स के ऊपर लिखवाया जाता था। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। तो एक क्लासरूम में उनकी हेड मिस्ट्रेस उनको बोलती कि जाके बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो what exactly a school was like। भोली को नहीं पता था कि स्कूल exactly कैसा होता है और वहाँ पे होता ही क्या है, कि उन्हें पता नहीं था कि वहाँ पे करते क्या है जाके। But she was very glad to find out so many girls almost of her own age present there। पर वो बहुत खुश थी ये देख के कि बहुत सारी लड़कियां जो सबकी सब उनकी तरह उन्हीं की एज की है। She hoped that one of these girls might become a friend। तो वो ऐसे होप कर रही थी कि कोई उनमें से कोई लड़की उनकी दोस्त बनेगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girl but Bholi could understand nothing। तो जो लेडी टीचर थी उस क्लास के अंदर वो एक लड़की से कुछ कह रही थी। सेइंग समथिंग टू द गर्ल, वो एक लड़की को कुछ कह रही थी बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग। वो भोली को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। तो वैसे पिक्चर्स को देख रही थी वॉल्स पे, मतलब दीवारों पे। द कलर्स फैसिनेटेड हर। तो जो कलर्स थे दीवार पे उसको वो बहुत ही ज्यादा फैसिनेट कर रही थी, मतलब उसको बहुत ही ज्यादा आकर्षित कर रही थी। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट द विलेज। तो उस वॉल पे एक हॉर्स बना होता है जो बिल्कुल तहसीलदार के हॉर्स की तरह लगता है जब वो उनको विजिट करने के लिए आया था विलेज के अंदर। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ द नेबर। तो जो गोट था वो बिल्कुल काला गोट था जैसे उनके नेबर के पास एक गोट है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। तो ऑर्चर्ड होता है बागान, और फिर उन्होंने जो ग्रीन पैरट्स देखे थे वो बिल्कुल मैंगो ऑर्चर्ड में जिस तरह से उन्होंने बोर्ड देखे थे, पैरट्स देखे थे, एकदम उनकी तरह दिखते थे ग्रीन। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक दैट लक्ष्मी। तो बिल्कुल लक्ष्मी की तरह वो काउ दिख रही थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर स्माइलिंग एट हर। और फिर वो अचानक से ऐसे नोटिस करती है, देखती है कि जो टीचर है वो उनके बिल्कुल साइड में खड़ी है और फिर उनको देख के स्माइल कर रही है। और फिर वो पूछती है कि व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। वो पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो भोली, तो मतलब वो बोलने की कोशिश कर रही होती है, तो भो के आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। उसके आगे वो बोल ही नहीं पाती, वो अटक के भी नहीं बोल पाती। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood। फिर वो रोने लग जाती है और फिर बिल्कुल उनके आंसू बहने लग जाते हैं फ्लड की तरह, मतलब जैसे बाढ़ आ जाती है उस तरह से वो रोने लगती है बहुत ही हेल्पलेस होके, मतलब वो अपने आप को कुछ संभाल ही नहीं पाती। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन द कॉर्नर। तो फिर वो अपना सर ऐसे नीचे करके कॉर्नर में बैठी रहती है, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स। और फिर उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि बाकी लड़कियों को वो देख सके, क्योंकि हु शी न्यू वाज स्टिल लाफिंग एट हर। बाकी जितनी भी लड़कियां थी वो उनको अभी भी देख के हंस रही थी। when the school bell rang all the girls scurried out of the classroom। तो जैसे ही बेल बजती तो फिर सारी लड़कियां क्लासरूम से बाहर निकलने लगती है। scurried out of मतलब कि जल्दी जल्दी क्लास के बाहर निकलना। पर भोली डेयर नॉट लीव her corner। तो भोली की हिम्मत ही नहीं हुई, डेयर करना मतलब क्या होता है कि हिम्मत करना। तो भोली की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उस कॉर्नर को लीव करे, मतलब छोड़ पाए। हर हेड स्टिल लोअर्ड शी केप्ट ऑन सॉबिंग। तो उनका सर अभी भी ऐसे झुका हुआ है और वो अभी भी बस रो रही है। सॉबिंग का मतलब होता है कि रोना। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। इट टच्ड हर हार्ट। तो उनकी जो एक टीचर होती है ना, वो आके इतनी प्यार से बात करती है, इतनी धीमी आवाज से बात करती है, सॉफ्ट और सूदिंग।
सॉफ्ट होता है नर्म, और सूदिंग होता है कि जो सुन के आपको अच्छा लगे, दिल से अच्छा लगे। तो उनकी आवाज़ कुछ इस तरह की थी, तो उनकी दिल को छू जाती है इनकी आवाज़, और वो बहुत ही प्यार से बुलाया था उन्होंने। टीचर बोलती कि गेट अप, वो कहती कि गेट अप, खड़े हो जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, भोली गॉट अप। तो वो बहुत ही फ्रेंडली सा सजेशन होता है, तो इस वजह से भोली खड़ी हो जाती है। नाउ टेल मी योर नेम, तो वो बहुत ही प्यार से पूछती है कि अब मेरे को अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, तो वो परेशान हो जाती है, फिर से वो डर जाती है, और फिर उनके पूरी बॉडी पे पसीने आने लगते हैं। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, तो वो उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि फिर से इनका ऐसे तुतलाने वाला टंग फिर से उनको ऐसे डिस्ग्रेस करेगा, कि मतलब उनका बेइज्जती करा देगा ऐसे। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, तो फिर वो फाइनली सोचती है कि ठीक है, सामने इतनी प्यारी सी टीचर है जिन्होंने इतनी वो बहुत प्यार से बात करी थी, बहुत काइंडली बात करी थी, तो इस वजह से वो एफर्ट मेक करती है, कि कोशिश करती है। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, तो उनकी इतनी प्यारी सी आवाज़ होती है कि वो सोचती है कि वो मेरे पे नहीं हंस सकती। फिर से वो ट्राई करती है, भ भ भो भो, शी बिगैन टू स्टैमर, तो वो फिर से अटकने लगती है। तो वो बोलती है टीचर वेल डन वेल डन, बोलती बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो टीचर एनकरेज हर, तो वो उनको एनकरेज करती है, मतलब और ज़्यादा इस तरह से कुछ बोलती है कि उनको और बोलने की कोशिश करने का मन करे। कम ऑन नाउ द फुल नेम, तो वो बोलती कि आप इस बारी मुझे पूरा नाम बोल के दिखाओ। एनकरेज का मीनिंग कैसे, मतलब जैसे एनकरेज करना होता है कि प्रोत्साहन देना। तो फाइनली भोली कोशिश करती है, फिर से वो बोलती है भ भ भो भोली, फिर फाइनली वो भोली बोल देती है। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। फिर फाइनली वो अपना नाम बोलने के बाद वो बहुत ही खुश हो जाती है, रिलीव हो जाती है कि चलो अच्छी बात है बोल दिया। रिलीव मतलब कि फाइनली उनके ऊपर से टेंशन हट जाती है कि उसने बोल दिया, और इतना अच्छे से बोला कि उनका बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट लग रहा होता है। अचीवमेंट लग रहा होता है मतलब कि उनको बहुत बड़ी बात लग रही होती है कि उन्होंने बोल दिया। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, और फिर वो बोलती है कि बहुत अच्छे, और फिर उनको ऐसे थपथपाती है अफेक्शनेटली, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार से। Put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. तो बोलती कि तुम अपने दिल से अगर डर निकाल दोगी तो तुम सारे लोगों की तरह, बाकी हर बच्चे की तरह आराम से बोल पाओगी। भोली looked up as if to ask, really? फिर भोली ऐसे ऊपर देखती है और ऐसा लगता है कि वो पूछना चाह रही है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। फिर हम देखेंगे कि वो टीचर बोलती है कि यस यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू? तो वो जो टीचर होती है वो बोलती है कि हाँ हाँ ये बहुत ही आसान है, आप अगर स्कूल रोज आओगे तो आप बहुत आराम से कर लोगे, तो क्या आप आओगे स्कूल? तो भोली नॉट करती है, वो कहती है कि हाँ मैं आऊंगी। तो फिर पर वो नॉट करती है, अपने ऐसे सर हिला के बोलती है। तो फिर वो जो टीचर होती है कि नहीं, वो बोलती है कि नहीं तुम तेज से बोल के बताओ मुझे। तो फिर वो बोलती है ये यस, तो वो फाइनली यस भी बोल पाती है। एंड भोली हरसेल्फ वाज अस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, तो भोली खुद भी ऐसे खुश हो जाती है, ऐसे सरप्राइज हो जाती है कि वो एक्चुअली बोल पाई। यस, एस्टोनिश्ड मतलब चौंक जाना। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, तो वो बोलती कि देखा मैंने कहा था ना तुम बोल दोगी। तो वो फाइनली बोलती कि अच्छा ठीक है ये बुक लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड पिक्चर्स वर इन कलर, तो एक बुक जो होती है जो उनको वो देते हैं, उस बुक में बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं और कलर्स होते हैं। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, तो उन सब में वो सारे जानवर होते हैं जो वॉल्स पे थे। और फिर एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर एक पिक्चर के साथ एक बड़े बड़े ब्लैक लेटर्स में उसका वर्ड भी दिया हुआ था कि उसको बुलाते क्या है। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, वो बोलती कि 1 महीने में तुम ये वाली बुक तो पढ़ लोगी, उसके बाद मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बुक दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, और उसके बाद उससे भी ज्यादा बड़ी बुक। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि तुम इस पूरे विलेज में सबसे ज्यादा नॉलेजेबल इंसान बन जाओगे, बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान बन जाओगी। देन नो वन विल बी एबल टू लाफ एट यू, वो बोलती कि उसके बाद कोई भी तुम पर नहीं हंस पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, फिर उसके बाद तुम्हें लोग रिस्पेक्ट के साथ सुनेंगे और तुम आराम से बोल पाओगी बिना किसी स्टैमर के। स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी। अंडरस्टैंड, वो कहती कि क्या तुम्हें समझ आ रहा है? नाउ यू गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, वो कहती कि अब तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी आना। भोली फेल्ट एज अ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, तो उसको भोली को ऐसे लगता है कि विलेज में जितने भी टेम्पल्स है ना वहाँ पे घंटियां बज रही है। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स,
और जो ट्रीज हैं स्कूल के सामने वो ब्लॉसम कर गए, मतलब खिल गए हैं बड़े बड़े रेड फ्लावर्स में, कि लाल लाल फूलों में बदल गए हैं। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। तो उनका जो दिल है वो थ्रॉब कर रहा था, मतलब धक धक कर रहा था, विद अ न्यू होप, एक नई उम्मीद के साथ और एक नई जिंदगी के साथ। तो हम आगे देखेंगे कि कैसे जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है भोली, उनका आगे क्या लाइफ में चेंजेस आते हैं नाउ दैट अब वो जैसे हमारी फाइनली स्कूल जाने लगे हैं और अब वो पढ़ने के लिए उनके दिल में इच्छा जागी है क्योंकि उनको एक बहुत ही सपोर्टिव टीचर मिली है। तो व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशामर्स मैरिज प्रपोजल, बिशाम्बर्स मैरिज प्रपोजल। तो फिर हमें देखना है कि भोली के जो पेरेंट्स हैं बिशाम्बर के मैरिज का प्रपोजल को, मतलब उन्होंने रिश्ता भेजा है तो उसको एक्सेप्ट क्यों करते हैं। वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, और शादी होती क्यों नहीं है। तो हम देखते हैं कि एक साल पास हो जाता है, बहुत सारे साल पास हो जाते हैं, मतलब बहुत साल निकल जाते हैं। उसके बाद द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन। तो जो विलेज था, जो एक गांव हुआ करता था, वो एक टाउन बन जाता है। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। तो वो जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल होता है वो हाई स्कूल बन जाता है, जहाँ पे 12th तक की क्लासेस होती हैं। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल। तो फिर एक सिनेमा हॉल भी बन जाता है, वहाँ पे एक टिन शेड होता है, मतलब टिन का बना हुआ एक शेड होता है। जैसे टिन होता है एक मेटल, और फिर शेड होता है कि जगह जहाँ पे ऊपर छत हो। फिर कॉटन गिनिंग मिल के पास, मतलब जहाँ पे कॉटन का मिल्स है, जहाँ पे कॉटन बनता है। द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन। और जो मेल का जो ट्रेन होता था, कि मतलब जो चिट्ठी की ट्रेन होती थी, वो रेलवे स्टेशन पे आके रुकती थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ। तो एक रात डिनर के बाद रामलाल अपनी वाइफ से बोलता है, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशम्बर्स प्रपोजल। वो पूछते हैं कि क्या मैं बिशम्बर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं। तो उनकी वाइफ बोलती है कि यस सर्टनली, कि हाँ जरूर। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम, कि वो बोलती कि भोली को अगर ऐसा हस्बैंड मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। और वो बोलती कि उनकी एक बड़ी सी दुकान है, एक घर है उनका अपना, और उसके साथ के साथ उनके पास काफी बैंक में पैसे भी हैं, बहुत सारे ₹1000 एटलीस्ट, काफी। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई डाउरी भी नहीं मांग रहा, मतलब दहेज भी नहीं मांग। तो वो बोलती कि दैट्स राइट बट ही इज नॉट सो यंग। तो उनके जो हस्बैंड है वो बोलते कि हाँ ये बात तो ठीक है, बट वो जवान नहीं है, वो बिल्कुल मेरी एज का है। वो बोलते कि उसकी एज मेरी जितनी ही होगी, मतलब वो मेरी उम्र का आदमी है, और वो लिम्प भी करता है, मतलब ऐसे लंगड़ लंगड़ के भी चलता है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। वो कहते हैं कि साथ के साथ उसकी जो पहली शादी से जो वाइफ है, उनके जो बच्चे हैं वो सारे बहुत बड़े बड़े हैं। सो उनकी वाइफ बोलती कि सो व्हाट डज इट मैटर। वो कहती है कि हाँ ठीक है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। उनकी वाइफ ऐसे रिप्लाई करती है, 45 और 50, या तो वो 45 ईयर्स का होगा या 50 साल का होगा। इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। वो कहते कि कोई ऐसे बहुत अच्छी एज तो है नहीं वैसे किसी आदमी के लिए, पर वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज। वो कहते कि अच्छी बात है कि वो किसी दूसरे गांव से आते हैं और उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता उनके पॉक मार्क्स के बारे में। जो भोली है उनके पूरी बॉडी पे पॉक मार्क्स है, मतलब काले काले निशान हैं, एंड अ लैक ऑफ सेंस। और साथ के साथ उनको वो ऐसे भी नहीं समझते कि उसमें लड़की में थोड़ा बहुत भी इंटेलिजेंस है, थोड़ा बहुत भी दिमाग है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। वो बोलते कि अगर हमने ये वाला प्रपोजल नहीं लिया तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरी लाइफ ऐसे कवारी बैठी रहे। तो उनके फादर बोलते हैं कि यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। तो वो बोलते कि हाँ ये तो ठीक है, बट देन हो सकता है कि भोली को कुछ इस पे बोलना हो। वो कहते कि हमें नहीं पता कि भोली क्या बोलेगी इस बारे में। व्हाट विल द विटलेस वन से, शी इज लाइक अ डम काउ। तो उनकी मदर बोलती है, उनकी वाइफ बेसिकली बोलती है कि वो एक विटलेस वन है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डम है, मतलब उनमें दिमाग ही नहीं है, इंटेलिजेंस ही नहीं है। वो कहती है कि वो एक बुद्धू काऊ की तरह है, जिनका अपना कुछ विचार नहीं होता, तो वो एक काऊ की तरह है, उनको जो बोलोगे वो कर देंगे। तो रामलाल ऐसे मटर करता है कि मे बी हो सकता है कि तुम सही हो, मतलब वो धीरे धीरे से बोलता है, मटर करता है मन ही मन। In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversations. तो फिर वो दूसरे कॉर्नर में अपने कोर्टयार्ड के भोली वहां पे लेटी हुई होती है, जगी हुई होती है अपने कॉट पे, जो उसका जो चटाई होता है, और फिर अपने पेरेंट्स के विस्पर्स को सुन रही होती है, कि मतलब वो जो खुसफुसा के बात कर रहे थे उसको पूरी आवाज आ गई कि वो क्या बात कर रहे हैं। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर।
तो जो बिशंबर नाथ थे जिनका रिश्ता आया था वो बहुत ही वेल टू डू ग्रोसर था, मतलब वो सब्जियां बेचता था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग। तो वो शादी के लिए बहुत सारे ऐसे दोस्तों के साथ आए थे और रिलेशंस के साथ आए थे, मतलब जान पहचान वाले, मतलब अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ आए थे शादी कराने के लिए। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। तो शादी के लिए एक ब्रास बैंड बुलवाया गया, मतलब ऐसे बाजा वगैरह बुलवाया गया, और वो बहुत ही पॉपुलर ट्यून्स, मतलब जाने माने ट्यून्स बजा रहे थे जो बहुत ही ज्यादा लोगों को सबको पसंद हो उस वक्त पे। ऐसे ऐसे गाने बजा रहे थे इंडियन फिल्म से, मतलब हमारे हिंदुस्तान के ही मूवीज में से गाने बजा रहे थे प्रोसेशन के लिए। मतलब वो ऐसे डोली उठाई जाती है ना, तो बहुत ही ग्रैंड सा पूरा लेके जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक, जिसे प्रोसेशन कहते हैं। प्रोसेशन मतलब जैसे बारात लेके जाना। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स। तो वो ऐसे हॉर्स के ऊपर बैठे होते हैं जो जिसको डेकोरेट किया होता है, मतलब सजाया गया होता है, घोड़े को सजाया होता है, और ब्राइड ग्रूम उसके ऊपर बैठा होता है, मतलब जो हमारा दूल्हा है वो उसके ऊपर बैठा होता है। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच अ पॉम्प एंड स्प्लेंडर। तो रामलाल जो है वो देख के इतना ज्यादा खुश हो जाता है, मतलब जरूरत से ज्यादा खुश हो जाता है, ओवरजॉयड। वो देखते हैं कि कितना पॉम्प, मतलब कितना प्राउड फील कर रहा था वो उस पॉइंट पे कि कितना प्राउड है ये आदमी, और स्प्लेंडर मतलब कैसे उसने स्पेंड किया है और कितना उसका शान है। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। तो उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जो उसकी चौथी डॉटर है उसके साथ ऐसे कुछ ग्रैंड वेडिंग होगी कभी लाइफ में। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ अ लक। तो जो भोली की जितनी भी बड़ी बहनें थी ना, सबके सब ओकेजन के लिए आए थे। मतलब इस ओकेशन मतलब होता है कि किसी फेस्टिवल जैसे कुछ बड़ी चीज होती है, कुछ अच्छा होता है, तो उसको हम ओकेशन बोलते हैं। जैसे कोई फेस्टिवल होता है तो वो एक ओकेशन है, एक इवेंट है। तो वो सारे के सारे एनवियस होते हैं, मतलब उसको देख के जल रहे होते हैं कि उसका लक कितना अच्छा है। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्रीस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड। तो वो जब अच्छा घड़ी आया, जिसको वो बोलते हैं कि बहुत ही शुभ घड़ी होती है, ऑस्पिशियस बोला जाता है उसको। तो जब ये वक्त आया तो बोलते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो बोलते हैं कि जाओ ब्राइड को ले आओ, मतलब जो पत्नी होगी उसको लेके आओ। भोली clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire। तो भोली को एक रेड सिल्क का ब्राइड का ड्रेस पहनाया था और फिर उसको बुला के बिठाया गया सेक्रेड फायर के पास। फिर हम देखते हैं कि एक बिशंबर नाथ, मतलब वो लोग आमने सामने खड़े होंगे। उसके बाद गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। तो बिशंबर नाथ के जो एक फ्रेंड है वो बोलते हैं कि ब्राइड को माला पहनाओ। गार्लैंड जो होता है वो होता है कि माला को पहनाओ, जो मतलब शादी का रिवाज होता है कि दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं। तो उनका एक फ्रेंड बोलता है, ऐसे प्रॉम्प्ट करता है, मतलब उनको उत्साहता है कि जाओ गार्लैंड पहना दो उनको। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। तो फिर वो जैसे ही ऐसे लिफ्ट करते हैं ना अपने गार्लैंड को, मतलब जो अपने उनके हाथ में माला होती है येलो मैरीगोल्ड से बनी होती है, गेंदे के फूल से बनी होती है, तो वो उसको उठाते हैं। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्क इन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। तो एक औरत होती है, वो जो ब्राइड है भोली, उनके फेस के ऊपर से वो सिल्क का हटाती है वेल। वेल होता है घूंघट। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस। तो बिशंबर जो है वो बहुत जल्दी से उनकी तरफ देख लेता है, एक बारी उनकी एक नजर ले लेता है, मतलब ग्लांस मतलब देखना। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड। तो जो गार्लैंड होता है, मतलब जो माला होती है, वो उनके हाथ में रह जाती है। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। तो जो ब्राइड है वो वापस से जो वेल को, मतलब जो घूंघट होती है, वो वापस अपनी शक्ल के सामने लगा देती है। तो वो जो रिमेन पॉइज्ड मतलब वहीं के वहीं रह जाना, वो हिला ही नहीं पाते अपना, वो थोड़ा सा अपना हाथ उठाते हैं, उसके बाद उसकी शक्ल देखते हैं तो वो वहीं पे ऐसे ही रुक जाते हैं। हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। तो बिशंबर अपने साथ में जो खड़ा है उनके एक फ्रेंड, उसको पूछता है कि तुमने इसकी शक्ल देखी। तो शी हैज पॉक मार्क्स ऑन अ फेस। वो कहते हैं कि इसके फेस पे तो पॉक मार्क्स है, मतलब उसके फेस पे काले काले धब्बे हैं। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग ईदर। तो उनके फ्रेंड बोलते कि हाँ तो क्या हुआ, तुम कौन से जवान हो। तो वो बोलता है, बंदा जो बिशंबर है वो बोलता है कि मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। तो वो कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, ये बात तो सही है, पर अगर मेरे को उससे शादी करनी पड़ेगी तो उसके फादर को बोलो कि मेरे को 5,000 रुपए देगा। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन। तो रामलाल जाता है और अपनी जो टर्बन है, मतलब अपनी पगड़ी को निकाल के उनके सामने रख देते हैं और उनके ऑनर में रखते हैं, मतलब उनको रिस्पेक्ट करने के लिए रखते हैं। एट बिशंबर्स फीट, बिशंबर के पैरों पे वो अपनी पगड़ी ला के रख देते हैं, उनको ऐसे इज्जत देने के लिए। वो बोलते हैं कि डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो। वो बोलते हैं कि प्लीज आप हमारी ऐसे बेइज्जती मत करवाइए। टेक 2,000 रुपीज। वो कहते हैं कि आप 2,000 रुपए ले लीजिए।
नो 5,000 और वी गो बैक कीप योर डॉटर। वो कहते कि नहीं, हम बिल्कुल 5,000 रुपये ही लेंगे, वरना तो तुम अपनी बेटी को रख लो अपने पास। तो बिशंबर के लिए फिर वही उनको समझाने के लिए रामलाल बोलते कि बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो वो बोलते कि आप थोड़े से कंसिडरेट हो जाओ प्लीज, आप मेरे बारे में भी सोचो। कंसिडरेट मतलब कि सामने वाले की भी सोचना। वो बोलते कि अगर आप वापस चले जाओगे तो मैं पूरे विलेज में, पूरे के पूरे गांव में अपना शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विथ 5,000। तो बोलते कि हाँ तो ठीक है, तुम 5,000 रुपये निकालो। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. तो रामलाल बिल्कुल रोने लग जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, उनके पूरे फेस पे ऐसे आंसू टपक रहे होते हैं। फिर रामलाल अंदर जाते हैं और अपनी तिजोरी में से नोट्स काउंट करते हैं, मतलब गिनने लग जाते हैं नोट्स। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट। तो जो पूरा बंडल होता है पैसों का, वो जाके दूल्हे के कदमों पे रख देते हैं। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल। तो बिशंबर बहुत ही ना ग्रीडी होता है, मतलब सेल्फिश होता है, उसको जितना दो उतना कम लगेगा, और वो बहुत ही ज्यादा बदतमीज इंसान है। और उनके फेस पे ऐसे ट्रायम्फेंट सा स्माइल आता है कि उन्होंने बहुत ही बड़ी चीज अचीव कर ली हो, जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, और वो हंसने लगते हैं, ऐसे स्माइल करने लगते हैं। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन। वो सोचते हैं कि मैंने आज ऐसे बेट लगाई और फिर मैं जीत भी गया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड। तो वो खुशी में बोलते कि हाँ ठीक है, लाओ मेरे को वरमाला दो, मैं पहनाता हूँ। तो वो ऐसा अनाउंस करते हैं तेज से। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। तो फिर से जो ब्राइड है, हमारी दुल्हन है, उसके फेस पे से घूंघट उठाया जाता है। बट दिस टाइम्स हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट। पर इस बारी उसकी जो आंखें होती है वो नीचे नहीं झुकी होती। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट अ प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। और इस बारी वो बिल्कुल सामने देख रही होती है, एकदम स्ट्रेट देख रही होती है अपने होने वाले पति पे। प्रोस्पेक्टिव मतलब होने वाला। एंड इन हर आईज देयर वाज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। तो उनकी आंखों में ना तो गुस्सा था, ना तो हेट था, मतलब किसी को ना चाहना, ऐसा भी नहीं था, सिर्फ कोल्ड कंटेम्प्ट था। कोल्ड कंटेम्प्ट होता है जैसे किसी को ऐसे देखना जैसे वो बिल्कुल भी उनको रिस्पेक्ट नहीं करती, और ऐसे नीचा दिखाने वाली आंखों से वो उनको देख रही थी कि वो तुम इस लायक नहीं हो, ऐसी आंखों से वो उनको देख रही थी। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक। तो वो जैसे ही ऐसे अपना गार्लैंड जो होता है, वरमाला को ऐसे उठाते हैं ताकि वो ब्राइड के गले में डाल सके, मतलब जो दुल्हन के गले में डाल सके। बट बिफोर ही कुड डू सो, पर वो इससे पहले कि ऐसा करते, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर। तो भोली क्या करती है, तभी के तभी अपना हाथ उठाती है, स्ट्रक मतलब ऐसे अचानक से ऐसे उनका हाथ रोक लेती है, लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, जैसे लाइटनिंग की तरह बिल्कुल। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर। और जो वरमाला होती है वो फायर में जाके जल जाती है। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल। और वो खड़ी हो जाती है और जो उनका घूंघट होता है वो उठा के फेंक देती है। पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। वो बहुत ही तेज से बोलती है, क्लियर वॉइस में बोलती है पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. और फिर जितने भी उनके रिलेशन में लोग होते हैं वो सारे के सारे उनको सुनते ही बिल्कुल ही ऐसे शॉक हो जाते हैं। स्टार्टल्ड मतलब शॉक और सरप्राइज हो जाना कि उसने बोला कैसे बिना किसी स्टैमर के। तो वो फिर से बोलती है पिताजी टेक बैक योर मनी। वो बोलते कि पिताजी आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। वो बोलती कि मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। तो हमने ऊपर फोटो भी देख ली। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। तो रामलाल ये सुन के परेशान हो जाता है, वो डर जाता है, वो चौंक जाता है। थंडरस्ट्रक मतलब बिल्कुल इतना ज्यादा शॉक हो जाता है वो। द गेस्ट्स बिगैन टू विस्पर सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। तो सारे के सारे जो गेस्ट्स होते हैं वो उनको देख के बोलते हैं कि कितनी भद्दी दिखती है, उसके बाद कितनी शेमलेस है कि इसको शर्म ही नहीं है। भोली आर यू क्रेजी शाउटेड रामलाल। तो वो चिल्ला के बोलते कि तुम पागल हो गई हो भोली। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। तो वो बोलते कि तुम्हें क्या अपनी फैमिली की बेइज्जती करवानी है, कम से कम थोड़ी हमारा मान रख लो, हमारी इज्जत का। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली। तो वो कहती कि तुम्हारी इज्जत के लिए मैं कुछ करूं। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी कंटेम्प्टिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट। ग्रीडी तो हमें पता ही है जिसका मतलब होता है कि कोई ऐसा आदमी जिसको और चाहिए, वो कभी जितना है उसके पास उससे खुश नहीं रहता, और वो बहुत ही शातिर होता है। मीन मतलब
किसी और का नहीं देखना, कभी भी कंसिडरेट नहीं होना, बस अपने आप से मतलब रखना। कंटेम्प्टेबल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हेटरेट किसी के टुवर्ड्स होना, वैसे उस तरह का आदमी कि तुम बस उसको देख के गुस्सा कर सको, हेटरेट दिखा सको, ऐसे उसके कुछ पर्सनालिटी थी। व्हाट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वाज अ हार्मलेस डम काउ। तो लोग बोलते हैं कि एक ओल्ड वुमन होती है, उसने ऐसे बोला था। तो फिर वो बोलती है कि कितनी बदतमीज लड़की है, कितनी बेशरम लड़की है, कि हम लोगों ने तो सोचा था कि ये लड़की बिल्कुल ऐसे हार्मलेस होगी, मतलब कोई किसी को चोट नहीं पहुंचा पाएगी ये, और वो एक डम काव है, मतलब बहुत ही ज्यादा बुद्धू सी ऐसे गाय जैसी लड़की है। भोली टर्न्ड वॉयलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन। तो जो ओल्ड वुमन बोलती है, जो एक ओल्ड बुढ़ी औरत बोलती है, तो उसको ऐसे मुड़ती है उसकी तरफ भोली, और फिर बोलती है वॉयलेंटली, मतलब बहुत ही अग्रेसिवली, गुस्से के साथ बोलती है, यस आंटी यू आर राइट। वो बोलती है कि हाँ आंटी आप सही बोल रहे हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम डिविन काउ। वो बोलती है कि हाँ, आप सभी को लगा था कि मैं बहुत ही डम डिविन काउ हूँ, मतलब एक गाय हूँ और बहुत ही डम हूँ, जिसको कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी अपनी तरह से चलवा सकता है। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर। इसी वजह से आप लोग मेरी से ऐसे हार्टलेस क्रीचर से शादी करा रहे थे, जिसके पास हार्टलेस मतलब दिल ना हो, जिसके पास क्रीचर मतलब इंसान का दर्जा भी नहीं दे रही, वो उनको बोल रही कि क्रीचर है, पता नहीं क्या है। क्रीचर मतलब कि कोई भी ऐसे लिविंग बीइंग, अजीब सा कुछ नया सा क्रीचर जो ह्यूमन बीइंग नहीं हो। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। तो वो बोलती कि पर अब ये जो बुद्धू गाय है और जो स्टैमर करती है, जो हमेशा ऐसे तुतलाती हुई फूल है, वो आज बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर। वो बोलती कि क्या आपको और सुनना है। बिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू वॉक बैक विद हिज पार्टी। तो जो उनका दूल्हा था बिशंबरनाथ, वो ग्रोसर था, मतलब सब्जी बेचता था, और वो अपनी पार्टी के साथ जितने भी लोगों को लाया था उनके साथ वापस जाने लगा। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। तो जो बैंड के, जो बाराती के लोग थे, मतलब जो भी बैंड बाजा वाले थे, वो सबको लगता है कि वापस खत्म हो गई है शादी, तो हमको अब गाना बजाना चाहिए, ताकि वो जाने वाले वक्त पे भी गाना बजाते हैं सेलिब्रेशन वाला, तो वो बजाने लगते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। तो रामलाल जब खड़े होते हैं तो उनका जो, मतलब वो खड़े भी इस तरह से होते हैं कि उनका पूरा ऐसा लगता है कि बॉडी वेट बिल्कुल धसा हुआ है ग्राउंड में। हिज हेड बाउड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। तो जब उनका जो हेड होता है, उनका जो सर होता है, वो बिल्कुल ऐसे नीचे देख रहा होता है, लो होता है, क्योंकि उनके सर पे इतना वेट होता है ग्रीफ का, एक तो दर्द का और बहुत ही ज्यादा शेम का, कि उनकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हुई है, तो वो बहुत शर्मिंदा है। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। तो जो मंडप पे जो फायर था वो धीरे धीरे बंद होता है। एवरीवन वाज गॉन, तो सब चले जाते हैं। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड। तो रामलाल जो उनके फादर है, भोली को देखते हैं और बोलते हैं, बट वॉट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, वॉट शैल वी डू विथ यू। वो बोलती कि अब तुम्हारा क्या करें, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी। तो सुलेखा जो है वो बहुत ही काम वॉइस में बोलती है, मतलब बहुत ही आराम से स्टेडी वॉइस में बोलती है, मतलब ऐसी वॉइस जिसमें कोई भी स्टैमरिंग नहीं है, और काम मतलब कि वो अभी भी बहुत ही पीसफुल है, उनको इन सब चीज़ों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू, एंड मदर आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेर आई लर्न सो मच, इजंट दैट राइट मैम। तो वो बोलती है कि आप चिंता मत करो पिताजी, इसमें चिंता वाली बात है ही नहीं, आपके ओल्ड एज में मैं आपको सर्व कर दूंगी, मतलब आपकी देखभाल कर दूंगी, एंड मदर मैं उसी स्कूल में पढ़ा लूंगी जहाँ पे मैंने इतना सब कुछ सीखा है। तो वो बोलती कि क्या ये सब ठीक है मैम। फिर उनकी जो एक टीचर होती है वो वहाँ पे होती है अपेरेंटली। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर। तो उनकी जो टीचर होती है वो एक कॉर्नर में खड़े होकर सब कुछ देख रही होती है, वॉचिंग द ड्रामा, पूरा ड्रामा उन्होंने देखा होता है। यस भोली ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड। तो उनकी टीचर उनको सपोर्ट करते हुए बोलती कि हाँ भोली तुम पक्का वहाँ पढ़ा सकती हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन। और उनकी आंखों में ऐसा सेटिस्फैक्शन का लाइट था, ऐसा उजाला था। सेटिस्फैक्शन मतलब खुद से खुश होना, दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कॉन्टेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ अ मास्टरपीस। उस तरह का खुशी था उनकी आंख में, उस तरह का लाइट था जैसे एक आर्टिस्ट को फील होता है जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेता है, जो उसका जो मास्टरपीस होता है वो फाइनली जो उसने सोचा होता है वो एक्चुअली पेपर पे बना देता है। तो इसके साथ हम देखते हैं कि हमारा चैप्टर खत्म होता है, और हमने देखा कि कैसे एजुकेशन के साथ और उनकी टीचर के सपोर्ट के साथ भोली जो होती है, हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, उन्होंने कैसे अपने लिए आवाज़ उठाई, और वो इंडिपेंडेंट हो गई है इतनी कि उनको अपने पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है, ना तो उन्हें अपने
कोई किसी हस्बैंड की ज़रूरत है तो वो इस लेवल पे आ गई है कि वो अपनी देखभाल खुद कर सकती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक एम्पावरिंग स्टोरी थी कि कैसे एक ऐसी बच्ची जिसको स्मॉल पॉक्स था और उसको कोई भी कुछ नहीं समझता था, वो कैसे एजुकेशन के बाद अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस ले आती है पहला तो, और जब उस पर कोई बिलीव करता है तो फिर वो बच्चा, छोटा सा बच्चा भी खुद भी बिलीव करने लगता है कि हाँ वो कुछ भी कर सकता है। सो दिस वॉज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। और अब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।